शराजपुर फ्रॉम रोज पब्लिक स्कूल सुलियाली। सो आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी के बारे में हम एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था सेशन में, वी हैड स्टडीड अबाउट द वी हैड जस्ट make to understand try to understand the case study of that is basically on the basis of the incident that took place in Chile। ठीक है, तो हमने उसमें डेमोक्रेसी का कंपैरेटिव स्टडी पढ़ा था। उस एग्जांपल में समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से चिली में पहले एक इलेक्टोरल सिस्टम था वहाँ पे, और उसमें लोगों की भागीदारी किस तरह से होती थी, और उसके बाद जब वहाँ पे डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट आती है तो लोगों ने जो है 17 ईयर्स तक वहाँ पे अगस्टो पिनोचेट जो है वो रूलिंग करते हैं, और 17 ईयर्स के बाद जब लोगों को मौका मिलता है रेफरेंडम का, यानी कि वोट डालकर किसी मुद्दे को डिसाइड करने का कि वेदर दे वुड लाइक टू गेट अलॉन्ग विद द डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट और द डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो उन्होंने 99 सीट्स में जो है डेमोक्रेटिक जो लीडर्स थे उनके फेवर में वोट डाला था, और सिर्फ एक सीट पे जो है अगस्टो पिनोचेट को वोट मिली थी। तो इससे साफ जाहिर होता है दैट पीपल आल्सो हैड प्रेफर्ड द डेमोक्रेटिक सिस्टम एज कंपेयर टू द डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट। उसका कारण क्या था? कारण यही था कि लोगों के पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो उनसे छीन लिए गए थे। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, जो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, वो गवर्नमेंट के इशारे पे काम किया करते थे। मीडिया जो है सिर्फ वही चीज़ दिखाता था जो कि गवर्नमेंट चाहती थी, जो कि मिलिट्री रूलर चाहता था। तो एक लोगों के पास, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों के पास जो था एक रिसेंटमेंट क्रिएट हो रही थी, क्योंकि वो अगस्टो पिनोचेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो उनके द्वारा अपॉइंटेड लीडर नहीं था। ठीक है, वो थोपा गया था उसके ऊपर। वो एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेकर उसने सीट को ऑक्युपाइड किया था, और उसके बाद वो उस पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए कर रहा था, अपने कुछ सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए कर रहा था, जो कि जिसमें ना देश का सुधार था, फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो उसका फ़ायदा उठा रही थी, फॉरेन कंपनीज़ को फेवर जा रही थी। तो इस तरह से लोगों ने इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में मतलब डेमोक्रेसी को जो है वो डिक्टेटरशिप टाइप को जो है निगलेक्ट किया और डेमोक्रेसी को फेवर किया। ठीक है, तो अब आज हम दूसरे केस में पढ़ रहे हैं। नाउ इन द सेकेंड केस वी आर गोइंग टू कंपेयर द डेमोक्रेटिक सिस्टम विद द कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पोलैंड में कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। ये काफ़ी पहले के टाइम है, आपके 80s, ड्यूरिंग 80s, 70s के लास्ट में, और 70s और 80s के टाइम का ये इंसिडेंट है जो मैं अभी आपको नरेट करने जा रहा हूँ। तो उस समय पोलैंड में कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, वहाँ पे वन पार्टी रूलिंग होती है, यानी कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश में रूल करती है, और इलेक्ट्रोल सिस्टम वहाँ पे जो भी होता है वो इन बिटवीन द पार्टी होता है। मतलब कैंडिडेट्स जो हैं वो वही उसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, और उन्हीं के बीच में एक पर्टिकुलर सीट के लिए इलेक्शंस करवाया जाता है। ठीक है, मीन्स एक ही आइडियोलॉजी को जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो बाकी और उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एज ए कॉम्पिटिटर नहीं होती वहाँ पे। तो इस तरह से जो वहाँ की कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी अपना ऐसा रूलिंग बनाया हुआ था जिसमें लोग जो हैं, स्पेशली जो मज़दूर थे, जो एज कम्युनिस्ट में ये होता है कि सभी रिसोर्सेज पे एक पर्टिकुलर क्लास का ऑक्युपाइड नहीं माना जाता है, उसमें सभी रिसोर्सेज को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे इक्वली डिवीज़न करने वाली पॉलिसी को बताया जाता है। सारे जो रिसोर्स हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, ऑल द रिसोर्सेज आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से जो वर्कर्स हुआ करते थे, स्पेशली दे हैड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर बेसिकली बीइंग
इन्फोर्स्ड अपॉन देम, ठीक है, उन्हें अपनी बात रखने का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। यहाँ पर वो अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट के सामने रख सकते, ठीक है, चाहे वो अपनी फैसिलिटी को लेके था, चाहे वो अपनी जॉब से लेके अपने काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी उनको लेकर। तो इस तरह के माहौल में काफ़ी छोटी छोटी बातों का एक आम वर्कर को सामना करना पड़ता था। कई बार तो छोटी छोटी बातों को लेकर उनकी जॉब चली जाती थी। तो ऐसा ही इंसिडेंट पोलैंड में एक शहर है गडांस्क, ठीक है, गडांस्क, ठीक है, गडांस्क सिटी में ये एक सी पोर्ट था, बंदरगाह था। यहाँ पे गडांस्क सिटी में, सी पोर्ट सिटी में, यहाँ के बंदरगाह में एक 1979 में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। मतलब मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताई, मतलब लोगों में कहीं ना कहीं वो रिसेंटमेंट बहुत थी, मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा था। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी बॉडीज थी उनमें बहुत करप्शन था। सभी अपने अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए जो सभी अपनी पावर्स का एक गलत मिसयूज़ किया करते थे। करप्शन ज़्यादा था, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो थे वो उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे थे वहाँ पे। तो आम आदमी जो है, चाहे वो एक वर्कर था, खासकर वर्किंग क्लास जो है, वो बड़ी सफ़र कर रही थी। छोटी छोटी सी बातों के लिए उनको जो है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी बातों के लिए उनको जो है नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता था। तो ऐसा ही इंसिडेंट 1979 में गडांस्क में हुआ, जब एक क्रेन ऑपरेटर को उसको एक वुमेन क्रेन ऑपरेटर को उसकी एक छोटी सी गलती, वो एक ऐसी गलती थी जो कि नज़रअंदाज की जा सकती थी, जहाँ एक वार्निंग देकर भी उसको छोड़ा जा सकता था, ठीक है, उस छोटी सी गलती के लिए उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसा होते ही उस सी पोर्ट में जितने भी लेबर्स थे, जितने भी वर्कर थे, दे ऑल स्टूड अगेंस्ट द अथॉरिटी। उन्होंने बंदरगाह की जो अथॉरिटी बॉडी थी उसके अगेंस्ट उन्होंने बात उठा दी, आवाज़ उठानी शुरू कर दी। देखते देखते ये इंसिडेंट जो है एकदम फैल गया। अथॉरिटी जो थे, देवर वेरी स्टबी, ठीक है, वो भी झुकने को तैयार नहीं थे। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट हाउ डेयर द वर्कर्स स्टूड अगेंस्ट देम, ठीक है। तो वो उनके अथॉरिटी और वर्कर्स के बीच में ये जो एक क्लैश था, ये समय के साथ साथ ये न्यूज़ जो है वो पूरे गडांस्क सिटीज़ में जो है वो फैल गई। जब ये न्यूज़ फैली तो देखते देखते, ये था एक मामूली सा इंसिडेंट, लेकिन देखते देखते अलग अलग जगहों के जो वर्कर्स थे वो भी जो सी पोर्ट के वर्कर्स थे उनके साथ मिल गए। एंड थ्रू दैट दे आल्सो हैड स्टूड अगेंस्ट देयर स्पेसिफिक अथॉरिटीज़। अब देखते देखते ये मैटर काफ़ी बढ़ने लगा, और इसी दौरान इन्हीं वर्कर्स ने, इन्होंने अपना एक लीडर अपॉइंट किया। उनका नाम था लेक वेलेसा, लेक वेलेसा, लेक वेलेसा। ये भी सी पोर्ट, गडांस्क सी पोर्ट से सस्पेंड किए हुए थे। जब इन्होंने अपनी इंक्रीमेंट के लिए अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कही थी, तो सिर्फ सैलरी बढ़ाने की बात को लेकर इन्हें 1976 में नौकरी से निकाल दिया। तो वर्कर्स ने उन्हें अपना लीडर अपॉइंट कर लिया, और इनकी लीडरशिप में अब वर्कर की ये स्ट्राइक जो थी ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ने लगी। अथॉरिटीज़ जो हैं वो झुकने को रेडी नहीं थी, और देखते देखते ये मैटर जो है वो पूरे पोलैंड में फैल गया, और पूरे पोलिश उसमें सभी वर्कर्स जो कम्युनिटीज़ थी वो सब लेक वेलेसा के साथ जुड़ गए, ठीक है, और उन्होंने इस एजिटेशन को जो है सपोर्ट करना शुरू किया। और धीरे धीरे वर्कर्स को जो है, लोकल पब्लिक जो थी, जो आम सिटीजन्स थे, दे आल्सो हैड सपोर्टेड द कॉज ऑफ वर्कर्स। इसमें वर्कर्स ने स्टार्टिंग में, इनिशियल पॉइंट में एक बात रखी थी दैट दे वांट टू गेट द परमिशन टू फॉर्म देयर यूनियन,
वो चाहते थे कि उन्हें ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड करने की अनुमति दी जाए। काफ़ी गैप होने के बाद जब ये मैटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक कदम झुकते हुए उनकी बातें मान दी और लेक वेलेसा और गवर्नमेंट बॉडी के बीच में एक समझौता हुआ जो उसमें 21 एग्रीमेंट रखे गए थे, जिसके मुताबिक जो पुराने प्रिजनर्स थे, जो भी वर्कर्स, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो सोशलिस्ट, जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी वाले जितने भी प्रिजनर्स थे और जो लेबर पार्टीज़ के लीडर्स थे, उनकी रिहाई की बात की गई। एजिटेशन के दौरान जितने लोगों को बिना किसी चार्ज के ज़बरदस्ती जेल में डाला गया था, उनको फ्री करने की बात की गई। ट्रेड यूनियन को मान्यता देने की बात की गई और जब ट्रेड यूनियन को फॉर्म करने की अनुमति मिल गई, when they had received the permission for that, तो it was seems to be one of the greatest victory of workers। ठीक है, it has been considered a greatest victory of workers, क्योंकि कम्युनिस्ट फॉर्मेट में ट्रेड यूनियन की अनुमति नहीं होती है। तो ये एक तरह से इन वर्कर्स की एक बहुत बड़ी जीत थी और दे हैड नेम देयर ट्रेड यूनियन एज सॉलिडेरिटी। ठीक है, इन्होंने अपने ट्रेड यूनियन का नाम सॉलिडेरिटी रखा। एवरीथिंग वाज मूव इन अ वेरी स्मूथ वे। 21 एग्रीमेंट में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता की भी बात कही थी। ठीक है, कि ये अपनी बात कह सकें, ये भी इक्वली उस तरह से बात कह सकें। अब ये उसके बाद पूरी कंट्री में अमन चमन हो गया। विद इन 1 ईयर ये जो सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन थी, इन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक्सपोज किया, उनके करप्शन को एक्सपोज करना शुरू कर दिया, उन्हें पब्लिक के सामने लाकर खड़ा कर दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नाउ आफ्टर 1 or 2 years, ठीक है, द गवर्नमेंट हैज स्टार्ट टू इंटरप्ट दैट। अब गवर्नमेंट को ये चीज़, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसमें रूलिंग गवर्नमेंट थी, जो रूलिंग बॉडी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल जेरोल्स्की, he had not accepted this point of solidarities। ठीक है, उन्होंने सॉलिडेरिटीज़ को, क्योंकि एक्सपोज हो रहे थे, करप्शन एक्सपोज हो रहा था, तो इससे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एक खतरा हो गया। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं डेमोक्रेटिक टाइप आइडियोलॉजी जो है वो उनके ऊपर ओवरटेक ना कर ले। तो इस तरह से जो है, अब उन्होंने क्या काम किया, जनरल जेरोल्स्की जो थे वो फोर्सिवली, ठीक है, ही हैड ट्राइड टू सप्रेस द सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन। उन्होंने ट्रेड यूनियन को ख़त्म करने की बात कही। जब ऐसी कोशिश की गई तो सॉलिडेरिटी, वर्कर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में झड़पें होनी शुरू हो गई। ठीक है, दंगे फसाद होने शुरू हो गए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स पुलिस के साथ आम स्ट्राइक हो जाती, कर्फ्यू लगता। इस तरह से ये सिस्टम जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। जनरल जेरोल्स्की के ऊपर एक प्रेशर पड़ा। धीरे धीरे पोलैंड का मुद्दा जो है वो पूरे विश्व में छाने लगा। ठीक है, तो वो एक इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा था। इन द मेन टाइम उस समय ऐसी कंडीशंस आ रही थी कि कम्युनिस्ट जो फॉर्मेट है वो वर्ल्ड में भी, वर्ल्ड वाइड भी थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा था, क्योंकि उनका बेसिक जो गाइडलाइंस का जो सोर्स हुआ करता था रशिया, वहाँ पर भी इसके डिसइंटीग्रेशंस को की जो एक मुहिम थी वो चल पड़ी थी। तो इस वजह से जनरल जेरोल्स्की जो थे उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ा इंटरनेशनल बॉडीज़ का, जिसके तहत उन्हें अपने देश में इलेक्शन करवाने ज़रूरी हुए। सेम जब इलेक्शंस हुए तो डेमोक्रेटिक जो लेक बेलिसा ही वॉज सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। तो लेक बेलिसा के जो कैंडिडेट्स थे, दे हैड ऑक्यूपाइड द होल सीट्स, पूरी की पूरी सीट्स के ऊपर लेक बेलिसा के कैंडिडेट्स जो हैं, उसकी पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स जो थे, उनको वोट मिला और वो जीत गए। दे हैड ऑक्यूपाइड ऑल द सीट्स। और इस तरह से पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया।
उसे बिल्कुल बाई साइड कर देंगे। तो इस तरह से वहाँ पे भी डेमोक्रेसी को फेवरेटिज्म मिला। तो दिस इज हाउ, ठीक है, द you can now able to understand, and after hearing all these incidents, now you have to, it's on you to assume that why the people of Poland had favored the democratic system in Poland, why they had not favored the communist government, why they had neglected the communist type of government. सोचिए, समझिए, सुनिए, अच्छे से सुनिए और सोचिए। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो नीचे दिए हुए हैं, उनको आप जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।